काश ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी आप ये क्या कर रही है? छोड़िए, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, छोड़िए। ये तू क्या कर रही है? तूने खुद तो अपना हाथ पकड़ रखा है। माँ जी मत करिए, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। सूरज कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। संध्या के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति सूरज जल्दी से रसोई में आता है। अरे संध्या क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना सूरज, तुम्हारी माँ ने मेरा हाथ कितनी तेज से मोड़ा है। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई थी, और इस बात पर उन्होंने देखो मेरे हाथ का क्या हाल किया है। क्या ये सब करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के साथ? बेचारी का पूरा हाथ लाल कर दिया, आपको शर्म नहीं आई? बेटा तेरी बीवी झूठ कह रही, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने खुद अपना हाथ तेजी से पकड़ा था। आप क्यों झूठ कह रही हैं? भला मैं क्यों अपने आप को तकलीफ दूंगी? सूरज प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। और माँ, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। सूरज संध्या को अब सीधा कमरे में ले जाता है और उसके हाथ पर दवाई लगाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ किचन में खड़ी सरला बस रो रही होती है। हे भगवान, बहू तो मुझे एक ना एक दिन मेरे बेटे से दूर करके ही मानेगी। पता नहीं वो किस जन्म की दुश्मनी निभा रही है मुझसे। ये तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके, और अगर कहीं मेरा बेटा चला गया तो फिर मेरा क्या होगा? एक तरफ अपनी बहू की हरकतों से परेशान सरला किचन में रो रही होती है, तो वहीं सूरज संध्या को संभालने में लगा होता है। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं माँ को समझा दूंगा, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। सूरज तुमने मुझसे लव मैरिज करी है ना, इसलिए शायद माँ जी मुझे पसंद नहीं करती। कहीं वो एक दिन मुझे टीवी सीरियल की सास की तरह जलाकर मार तो नहीं देंगी ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा, समझी तुम? बस इसी तरह मेरी बातों पर यूं ही यकीन करते रहो। इस बुढ़िया को मेरी और सूरज की शादी से बहुत दिक्कत थी ना। अब बस देखती जाइए माँ जी की कैसे मैं धीरे धीरे आपके बेटे को आपके खिलाफ कर दूंगी। संध्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि सूरज पूरी तरह से अपनी माँ का साथ छोड़ दे। इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सरला मार्केट में सब्जी लेने आई होती है कि तभी मार्केट में सरला के मोहल्ले की औरतें उसे देखकर, अरे ये तो वही है ना जो दिन रात अपनी बहू पर अत्याचार करती है। पता है कल दोपहर भी इसकी बहू की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पता नहीं बेचारी इसकी बहू ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही है, वरना आजकल की बहू को देखा है, सास जरा सा चिल्ला क्या दे, बहू तो ससुराल छोड़कर मायके ही जाकर बैठ जाती है। मेरा तो ऐसी औरतों से बात करने का भी मन नहीं करता। भगवान ने इसे बेटी नहीं दी है ना, इसीलिए ये क्या ही दूसरे की बेटी का दुख समझेगी। अपनी बहू की वजह से आस पड़ोस में भी सरला काफी ज्यादा बदनाम थी, लेकिन बेचारी अब क्या ही कर सकती थी। तो वहीं दूसरी तरफ सरला की बहन संगीता, जिसके बेटे की उम्र भी अब शादी लायक हो चुकी थी। अरे आप चाय भी पी लीजिए, ठंडी होने को आ गई है। जब देखो बस अखबार में ही लगे रहते हो, पता नहीं इन्हें कौन सा खजाना मिलता है इसे पढ़कर। अरे खजाने का तो पता नहीं, लेकिन देश भर की खबरें मिल जाती हैं। अब इसे ही देख लो, नमनपुर नाम के गांव में एक बहू ने अपने ही सास को मार के घर के पीछे दफना दिया, वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। क्या जमाना आ गया है। हे भगवान, ये बहुएं तो जल्लाद से ज्यादा खतरनाक होती हैं। एक समय था जब सास बहू पर अत्याचार करती थी, और अब देखो बहुएं कैसे सास पर अत्याचार कर रही हैं। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना, अपना टाइम आएगा? लगता है अब बहुओं का टाइम आ गया है, अब सास की बारी है बहू से बचने की। आप तो बस हर चीज का मजाक ही उड़ाते रहो, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं चली घर के काम करने। इतना कहकर संगीता चली जाती है और घर के सारे काम निपटा कर अपनी बहन सरला को कॉल करती है। कभी तू भी कॉल कर लिया कर, तुझे याद नहीं आती क्या मेरी? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तेरी आवाज को क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? बता, मुझे परेशान सी लग रही है। क्या बताऊं सरला, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। रोज मेरे बेटे से मेरी चुगली करती है, और मेरा बेटा भी सिर्फ उसी की बात सुनता है। तू मान भी तो गई थी अपने बेटे की लव मैरिज के लिए। बहुएं तो होती ही बुरी हैं, लेकिन कम से कम अरेंज मैरिज करके लाती तो थोड़ा उसके बारे में तुझे पता तो होता। मैं तो 100 रिश्ता देखने के बाद ही अपने बेटे के लिए कोई लड़की पसंद करूंगी जो सच में एक अच्छी बहू बने। अपनी बहन की बहू की हरकतों को सुनकर संगीता को बहू को लेकर और थोड़ी घबराहट शुरू हो जाती है। दरअसल आज के माहौल को देखकर संगीता बहू से काफी ज्यादा डरा करती थी। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। संगीता छत पर अपने गीले बालों को सुखा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी पड़ोसन नीलम एक पैर से लंगड़ाते हुए छत पर कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर आई है और उन्हें सुखा रही है। ये देखकर संगीता, अरे नीलम, तुम्हारे पैर में क्या हुआ? और ऐसी हालत में तुम छत पर कपड़े सुखाने आई हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? संगीता, तुम्हें तो पता है मेरी बहू की आदत। इस वक्त वो कहाँ होगी? अपने दोस्तों के साथ घूम रही होगी। सोचा था बहू आएगी तो इस बुढ़ापे में थोड़ा सहारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी बहू ने तो मुझे ही नौकरानी बनाकर रख दिया है।
मेरा बेटा भी बस मेरी बहू के इशारों पर ही चलता रहता है। तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी बहन की याद आ गई। वो भी बेचारी अपनी बहू से इतनी ही परेशान है। बस रोना आता है मुझे। पता है कल मैं बाथरूम साफ करते हुए फिसल कर गिर गई। मुझे उठाने की बजाय मेरे पर हंस रही थी। दर्द में भी घर के सारे काम करवा रही है मुझसे वो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपने बेटे की शादी ही ना करवाऊं। अगर मेरी भी बहू ऐसी ही आ गई तो फिर क्या होगा। सही सोच रही हो तुम। अपने बेटे की शादी मत करवाना, वरना जो अभी सुकून से सांस ले रही हो ना, ये भी नहीं ले पाओगी। बहन के साथ साथ अपनी पड़ोसन नीलम का भी दुख देखकर संगीता को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही हफ्ता भर गुजरता है। आज संगीता अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाहर बाजार आई होती है। अब क्या बताऊं तुम लोगों को, मेरी बहू हो एक नंबर की आलसी है। घर का कोई काम नहीं करती, बस पूरा दिन फोन ही चलाती है। मेरी बहू के भी ऐसा ही हाल है। मेरे सामने तो चेरनी बन जाएगी और पति के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। मेरा बेटा वो तो कुत्ते की दुम की तरह बस उसके पीछे ही घूमता रहता है। कभी कभी तो लगता है उसको मैंने नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही जन्म दिया है। बस बहुओं की ही बातें करती रहोगी। इतने समय के बाद मिल रहे हैं हम, कोई और बातें नहीं है क्या? तुम तो ऐसा बोलोगी ही, तुम्हारी बहू थोड़ी ना है। कल को जब तुम्हारी भी बहू आ जाएगी ना, तो तुम भी हमारी तरह अपनी बहू की बुराई करती फिरोगी। अपनी सहेलियों की बात सुनकर अब संगीता भी सोच में पड़ जाती है। तो वहीं शाम में जब संगीता बाजार से घर लौटती है तो अच्छा वो संगीता तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पता है हमारे संजय के लिए एक अच्छे से घर सा रिश्ता आया है और कल हम वहीं देखने जा रहे हैं। अभी हमारे बेटे की उम्र ही क्या है, इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है? देखिए मैं बहू लाने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कल को पता चले कि मेरा मेरी बहन और पड़ोसन जैसा ही हाल हो रहा है। बस तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हर कोई एक जैसा नहीं होता। कमलेश के समझाने पर संगीता समझ जाती है और अब अगले दिन संगीता और कमलेश अपने बेटे संजय के लिए एक छाया नाम की लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। बहन जी आपकी लड़की को बुला दीजिए। आप लोगों से तो मिल लिए, अब आपकी बेटी से भी मिल लेते। बस वो आती होगी। ममता इतना बोल ही रही होती है कि तभी ममता की बेटी छाया एक वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है और बिना किसी को नमस्ते करे ही सोफे पर बैठ जाती है। ये लीजिए आ गई मेरी बेटी। वैसे बेटा तुम क्या हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती हो? मेरा मतलब कि जब किसी लड़की का रिश्ता आता है तो लड़की सूट सलवार साड़ी पहनती है और तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। मैं एक मॉडल हूँ और मैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। शादी के बाद भी मुझे इसी तरह के कपड़े पहनने हैं। बेटा अब कपड़ों को लेकर हम क्या ही बोले। आजकल तो हर कोई ऐसे ही कपड़े पहनता है। वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारा परिवार को लेकर क्या ख्याल है? अंकल मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का कोई शौक नहीं है, स्पेशली सास ससुर के साथ तो वो बहुत ट्रॉमेटाइज होते हैं। इसीलिए शादी के बाद तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहूंगी। हमारे घर में है ही कितने लोग, कुल मिलाकर 3 और बहू आ जाएगी तो 4 हो जाएंगे। हाँ लेकिन मुझे सास ससुर के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम तो हमारे मुंह पर कह रही हो कि शादी के बाद तुम हमारे बेटे को अलग कर दोगी। इस तरह की लड़कियां किसी को भी नहीं चाहिए। बहन जी जरा कुछ संस्कार दीजिए अपनी बेटी को, वरना ये तो घर जोड़ने से पहले ही तोड़ के रख देगी। हमें नहीं करनी ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी। आज के जमाने में आप लोग क्या सती सावित्री जैसी बहू एक्सपेक्ट कर रही हैं? अगर मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छाया की बात सुनकर संगीता और कमलेश अब वहां से चले जाते हैं और इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज संगीता अपनी बहन सरला से मिलने के लिए उसके घर आई होती है और जैसे ही वो उसके घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहन सरला पट्टी बांधे हाथ के साथ पोछा लगा रही है। ये देखकर संगीता, अरे सरला ये क्या तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी और ऐसी हालत में तुम पोछा क्यों लगा रही हो? संगीता तुम यहाँ ऐसे अचानक, बताया क्यों नहीं आने से पहले? संगीता फौरन सरला को उठाती और उसे सोफे पर बिठा देती है कि तभी वहां हैंडबैग लिए सरला की बहू संध्या आती है। मैं बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आने से पहले खाना बना देना ठीक है? संध्या ये तुम्हारी सास है या कोई नौकरानी? तुम इस तरह से ऑर्डर कैसे दे रही हो? और तुम्हारी सास के हाथ में चोट लगी है और तुम हो कि बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हो। पता है ऐसी हालत में मेरी बहन पोछा लगा रही थी। तो मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और अगर इतना ही तरस आ रहा है अपनी बहन पर तो इन्हें अपने घर ही ले जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? इतना कहकर संध्या वहां से मुंह बनाकर चली जाती है जिसे देखकर संगीता, सरला तुम्हारी बहू तो सच में बहुत बुरी है। एक समय था जो हमारी सास के सामने हमारी चू नहीं निकलती थी और ये आजकल की बहुएं हैं। मुझे तो अब सच में अपने बेटे के लिए बहू नहीं लानी। अपनी आंखों के सामने ये चीज होता देखकर संगीता और ज्यादा घबराने लगती है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज से वो आज इतना डरती आई थी वही चीज अब उसकी जिंदगी में एकदम से होने वाली थी। संगीता और कमलेश आराम से हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। तभी उनका बेटा संजय वरमाला पहने अपनी गर्लफ्रेंड सोनम से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसे देखकर संगीता और कमलेश, ये सब क्या है? ये कोई मजाक तो नहीं? तूने शादी कर ली? अरे इतनी भी क्या पड़ी थी तुझे शादी करने की?
सोनम मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जानता था कि आप कभी भी मेरी लव मैरिज नहीं करवाती, इसलिए मैंने आज सोनम से मंदिर में शादी कर ली। माँ जी, पापा जी, हमें माफ करिएगा, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपने जैसी सोची थी ना, मैं उससे भी अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी आप लोगों को। अरे अपना ये ढोंग बंद करो, मुझे पता नहीं है क्या बहुएं कैसी होती हैं। अभी जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना, कल को हम बुड्ढा बुड्ढी को जूते में पानी पिलाओगी। ये भगवान, अगर अरेंज मैरिज करती तो कम से कम बहू देख दिखा कर तो लाती, लेकिन ये तो खुद ही अपनी मर्जी से ले आया। अब क्या होगा हमारा? देखो संगीता, जो होना था सो हो गया। अब इस तरह परेशान होकर कोई फायदा नहीं है। अरे जो भी हो, बहू तो यही है हमारी, एक्सेप्ट तो करना ही होगा। बहू को लेकर संगीता पहले से ही काफी परेशान थी, लेकिन अब अपने बेटे की हरकत के बाद उसके दिल में डर बैठ गया था। अपने पति के समझाने पर संगीता सोनम को एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन काफी परेशान होती है। और अगले दिन सुबह 6 बजे, सुबह के 6 बज गए, अभी तक ये महारानी सो ही रही होंगी। देखना 10 बजे के पहले तो उठने से रही, ऊपर से लव मैरिज करके आई, तो इसके तो और नखरे ही होंगे। संगीता अपनी बहू के बारे में ये सब बोल रही होती है कि तभी संगीता की बहू सोनम हाथों में चाय की ट्रे लिए उसके कमरे में आती है, जिसे देखकर संगीता, अरे बहू, तू इस वक्त तो इतनी जल्दी उठ गई और हमारे लिए चाय बनाकर लाई है? माँ जी, वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज 10 मिनट लेट आंख खुली थी, ऊपर से तैयार होने में भी टाइम लग गया, वरना मैं चाय के साथ नाश्ता कमरे में ही लेकर आती। आप और पापा जी चाय पी लीजिए, मैं तब तक नाश्ता लगा देती हूँ। इतना कहकर सोनम चाय की ट्रे रखती है और सीधा किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करती है। तभी कमलेश भी उठ जाता है और ये देखकर, तुम तो खामखा बहू को लेकर इतना परेशान हो रही थी। कितनी संस्कारी बहू है हमारी, ऐसी होती हैं अच्छी बहुएं। अरे ये तो बस नाटक करिए, शादी का पहला दिन ही तो है, आगे आगे देखते जाइए। संगीता को अपनी बहू पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम किचन में तरह तरह के पकवान बनाती है। थोड़ी देर में सभी लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और जब सभी सोनम के हाथ का खाना खाते हैं तो, बहू सच सच बताओ, तुम्हारा कनेक्शन कहीं शेफ संजीव कुमार से तो नहीं है? कितना बढ़िया खाना बनाया है तुमने, मजा आ गया खाकर। पापा जी, मुझे खाना बनाना काफी पसंद है। मायके में भी मैं अक्सर अलग अलग तरह की चीजें बनाती रहती थी। माँ, अब तो आपकी रसोई से परमानेंट छुट्टी हो गई, अब आपकी बहू ही सब संभाल लेगी, आप आराम करना। हाँ, वो भी सिर्फ मुश्किल से 4 दिनों के लिए, उसके बाद तो मुझे भी ये नौकरानी की तरह ही ट्रीट करेगी। संगीता बस बाहर से अपनी बहू से खुश होने का दिखावा करती और मनी मन उसे काफी ज्यादा नापसंद करती है। इसी तरह हफ्ता भर गुजर जाता है। संगीता आराम से हॉल में सोफे पर बैठी होती है, तो वहीं सोनम आराम से झाड़ू लगा रही होती है, जिसे देखकर, अभी कितने शौक से घर के काम कर रही है, कुछ टाइम के बाद ये महारानी यहाँ सोफे पर बैठेंगी और मैं झाड़ू लगा रही हूँगी। संगीता इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन कौशल्या मिठाई लेकर संगीता के घर आती है, जिसे देखकर सोनम झाड़ू रखकर कौशल्या के पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू। संगीता, तुम्हारी बहू की आदत तो अच्छी है, जब भी आओ प्यार छूती है। अब ऐसे मैं ये मिठाई लेकर आई थी, वो हमने एक नया प्लॉट लिया है ना, उसी की है। चलो जल्दी से अपना मुंह खोलो। आंटी जी, माँ जी को शुगर है और उन्हें डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए सख्त मना किया। आप बहुत प्यार से लाई हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तो उनकी दवाई का टाइम भी होने वाला है। बहू, तुम्हें तो अपनी सास की तबीयत की काफी फिक्र है और एक मेरी बहू है, साल भर से मेरे घुटने में दर्द है, लेकिन एक बार भी उसने इनका हाल नहीं पूछा। चलो अच्छा है, किसी की तो बहू अच्छी है। कौशल्या की मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर संगीता को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो पुरानी चीजों को नहीं भूल पाती। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज मोहल्ले में एक बहुत बड़ा सत्संग होता है, जिसके लिए संगीता जब नीलम को बुलाने के लिए उसके घर आती है तो देखती है कि कम से कम आज तो ढंग के कपड़े पहन ले, इस तरह के कपड़ों में जाएगी तो सत्संग में लोग क्या कहेंगे? कम से कम इज्जत का तो सोच। आपकी इज्जत माय फुट, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? छोटे कपड़ों को लेकर मोनिका का अपनी सास को इस तरह जवाब देना संगीता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब वो थोड़ी देर बाद घर आती है तो देखती है कि उसकी खुद की बहू एक बड़े से बैग में ढेर सारे छोटे कपड़े तह बनाकर रख रही है। इतने सारे छोटे कपड़े जरूरी है इसके होंगे, अभी तक तो संस्कारी बने घूम रही थी, लगता है अब ये भी छोटे कपड़े पहनना शुरू करेगी। संगीता अब सीधा सोनम के कमरे में आती है। बहू, ये सारे कपड़े तेरे हैं, अब तू इन्हें पहना करेगी? माँ जी, कपड़े तो मेरे ही हैं, लेकिन मैं इन्हें पहनूंगी नहीं। ये सब तो मैं शादी से पहले पहना करती थी, वो तो बस पैकिंग के टाइम पर मेरी बहन ने सारे कपड़े रख दिए थे। अब इन्हें निकाल कर वापस उसे भेज रही हूँ। अब शादी हो गई है और आपके और पापा जी के सामने ऐसे कपड़े मुझे शोभा थोड़ी न देते हैं। मैं तो इसे काफी गलत समझ रही थी, लेकिन ये तो काफी संस्कारी निकली। चलो अच्छा है, इतनी तो समझ है इसमें। संगीता ने अब तक जितनी भी बहुएं देखी थी, सोनम उन सबसे अलग थी। घर के सारे काम काज करना, सबका ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारी निभाना,
सोनम सब कुछ अच्छे से कर रही थी, जिससे अब धीरे धीरे संगीता की सोच भी सोनम के लिए बदलने लगी थी। ऐसी वक्त गुजरता है और आज सरला के घर पर पता है सूरज, आज माँ जी ने पूरा दिन मुझे खाना नहीं दिया, मेरा फोन भी छीन कर रख लिया था। माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बहू और कितना झूठ बोलेगी, बस कर, कम से कम भगवान से तो डर। भगवान से डरने की जरूरत संध्या को नहीं, आपको है। सरला अपनी बहू से काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कॉल करके संगीता को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर संगीता को भी उसके लिए काफी बुरा लगता है। तो वहीं थोड़ी देर बाद जब संजय ऑफिस से आता है तो आ गया बेटा तू ऑफिस से? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। खाना खाया तूने? और ये क्या परेशान सा लग रहा है, सब ठीक तो है? अरे आते ही सवालों की बारिश शुरू कर दिया, जरा सा चुप नहीं रह सकती क्या? ये पहली बार था कि संजय ने अपनी माँ से इस तरह बात की। संजय अपनी माँ को जवाब देकर सीधा कमरे में चला जाता है, जिसे देखकर सोनम अब संजय के पीछे पीछे आती है। ये क्या तमीज थी माँ जी से बात करने की? मैं क्या करता हूँ सोनम, ऑफिस के काम की वजह से परेशान था, इसलिए थोड़ा रूडली बात कर ली। तो मुझसे कर लेते ना, मैं समझती, लेकिन वो माँ है, आपको पता है उन्हें कितना बुरा लगा होगा आपकी बात का। जाकर माफी मांगिए। जहाँ एक तरफ सोनम संजय को समझा रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ संगीता। संध्या की तरह सोनम ने तो मेरे बेटे को नहीं भड़काया। मैं कह रही थी ना जी कि बहू ऐसी होती है। संगीता अपनी बहू को गलत समझ रही होती है कि तभी संजय आकर अपनी माँ से माफी मांगता है। माँ, मैं काम को लेकर थोड़ा परेशान था, इसलिए आपसे ऐसी बातें की। सोनम ने मुझे बहुत समझाया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ। आज के बाद मैं कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूंगा। मैं तो सोनम को गलत समझ रही थी, लेकिन बहू ने तो इसे उल्टा समझाया। इसका मतलब मेरी बहू सच में सबसे अलग है। उस दिन के बाद से अब धीरे धीरे संगीता के दिल में सोनम के लिए प्यार उमड़ने लगा था। ऐसे ही एक दिन, तू अकेली कहाँ जाएगी बाजार? चल मैं अभी चलती हूँ तेरे साथ में। नहीं माँ जी, बाहर बहुत धूप हो रही है और आपको हाई बीपी की भी तो प्रॉब्लम है। मैं चली जाऊंगी, आप आराम करिए। अपनी बहू को अपना इतना ख्याल रखता देखकर संगीता काफी ज्यादा खुश होती है। सोनम के बाजार जाने के बाद अब संगीता टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रही होती है कि तभी उसे उसमें देखती है कि कैसे एक बहू ने साजिश करके अपनी सास को जान से मार दिया, जिसे देखकर हे भगवान, मैं तो अपनी बहू को इतना अच्छा समझ रही थी, लेकिन कहीं मेरी बहू ने भी ऐसा कर दिया तो? उस शो को देखने के बाद संगीता के मन में अब दोबारा से अपनी बहू को लेकर शक होने लगता है। तो वहीं शाम में जब सोनम छत पर खड़ी होकर कॉल पर किसी से बात कर रही होती है कि तभी संगीता भी छत की सीढ़ियों पर आ जाती है और छुपकर उसकी बातें सुनने लगती है। यार, आज रात के 12 बजे का इंतजार है मुझे। बाजी को काफी बड़ा शौक लगने वाला है ना, उन्होंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। भगवान, ये किस शौक की बात करी है? कहीं मुझे बिजली का झटका देकर मार तो नहीं देगी? अब क्या करूं मैं? संगीता काफी ज्यादा डर जाती है। रात के तकरीबन 12 बजने ही वाले होते हैं तो वहीं संगीता कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर डर रही होती है। एक तो ये संजय पार्टी में चला गया और ये भी किसी काम से बाहर गया, अब क्या करूं मैं? संगीता घबरा रही होती है कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगती है। हे भगवान, अब इस वक्त कौन है? मेरी रक्षा करना भगवान। संगीता डरते डरते जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने उसकी बहू, पति और बेटा हाथों में केक लेकर खड़े हैं। और संगीता के दरवाजा खोलते ही वो पार्टी प्रॉपर फोड़ते हैं और सभी साथ में उन्हें बर्थडे विश करते हैं। अरे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी संगीता। आप दोनों तो बाहर गए थे ना, तो यहाँ अचानक कैसे? और क्या आज मेरा जन्मदिन है? आपके साथ साथ हम भी ये बात भूल गए थे, लेकिन सुबह ही हमें सोनम ने याद दिलाया। पता है, सारी प्लानिंग उसी ने करी है। इसमें मेरी फ्रेंड ने भी मेरी मदद करी। छत पर खड़े खड़े मैंने उसके साथ सारी प्लानिंग कर ली थी और ये देखिए, मैंने केक भी बनाया है, वो भी शुगर फ्री। आज तो आप भी जी भर के केक खा सकती हैं। अब संगीता को अपनी बहू पर पूरी तरह से विश्वास हो चुका था और कहीं ना कहीं संगीता के मन से औरों की बहू को देखकर जो डर था अब वो भी खत्म हो गया था। ऐसे समय गुजरता रहता है और सोनम अपनी सास के साथ बहू कम एक बेटी की तरह बनकर ज्यादा रहती है। माँ जी, आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? तो मैं भी अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। वो कुछ बैंक का काम था ना, तो वहीं जा रही हूँ। तो माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप कहाँ बैंक में जाकर अकेली परेशान होंगी? अरे नहीं बहू, तो अपनी सहेली से मिलने चली जा, मैं चली जाऊंगी आराम से। मैं आपके साथ चलती हूँ, दोस्तों से तो मैं फिर कभी और मिल लूंगी। सोनम अपना प्लान कैंसिल करके अपनी सास के साथ बैंक जाती है और अब बैंक के बाद वो अपनी सास को एक बड़े से सैलून में ले जाती है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? भला यहाँ मेरा क्या काम? धूप में घूमकर आपके सर में दर्द हो रहा होगा ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आई। यहाँ पर काफी अच्छा हेड मसाज होता है। सोनम अपने साथ साथ अपने सास का भी हेड मसाज करवाती है, जिससे दोनों को काफी रिलैक्स फील होता है। माँ जी, अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहू, मुझे तो नींद सी आ रही है। बढ़िया जगह ले आई तू मुझे।
दोनों सास बहू अब बिल्कुल सहेलियों की तरह रहने लगी थी। साथ घूमना फिरना, खाना बनाना, शॉपिंग करना, दोनों के बीच में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। तो वहीं आज कुछ पड़ोस की औरतें संगीता की बुराई करने लगती हैं। अपनी बहू के आने के बाद ही संगीता कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बन गई है। अरे उम्र देखकर चीज करनी चाहिए, तो वही बात हो गई, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। शीतल की ऐसी बातें वहां से गुजर रही सोनम सुन लेती है और वो गुस्से में शीतल के पास आकर, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास के बारे में ऐसी बात करने की? वो सास नहीं माँ है मेरी। अगर आइंदा मैंने किसी के मुंह से अपनी सास की बुराई सुन ली ना तो मैं मुंह नोच लूंगी। सोनम की मोहल्ले की औरतों से लड़ने के बाद जब संगीता को पता चलती है तो वो कहीं न कहीं मन में काफी ज्यादा खुश होती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज संगीता फिर से अपनी सहेलियों से मिलती है। अब तो तुम्हारी भी बहू आ गई है, कोई तुम्हारी भी बहू की बुराई है तो बता सकती हो। मेरी बहू तो हीरा है हीरा, चिराग लेकर ढूंढोगे ना तब भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। काश सभी को ऐसी ही बहू मिले। ऐसी क्या बात है तुम्हारी बहू में, जरा हमें भी बताओ। संगीता अपनी सभी सहेलियों के सामने अपनी बहू की तारीफ करते नहीं रुकती। ऐसे ही और दिन गुजरते हैं और आज संगीता के रिश्तेदारों में किसी की शादी होती है, जिसमें संगीता के परिवार के साथ साथ सरला का परिवार भी आया होता है। तभी अचानक चलते चलते सरला का पैर मुड़ता है, जिससे उसकी चप्पल टूट जाती है और अब वो परेशान होने लगती है। बहू अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरी चप्पल टूट गई? मुझे थोड़ा सा सहारा दे दे, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो जाकर कहीं बैठ जाइए ना, मैं आपकी कोई पर्सनल सर्वेंट नहीं हूँ। और किसने कहा था इस उम्र में ऊंची चप्पल पहनने के लिए? देखिए मैं यहाँ शादी एंजॉय करने आई हूँ और मुझे करने दीजिए। इतना कहकर संध्या अब लोगों के साथ जाकर डांस करने लगती है। तो वहीं बेचारी सरला अपनी टूटी चप्पल की वजह से काफी परेशान हो रही होती है कि तभी वहां सोनम आती है और अपने पैरों की चप्पल निकाल कर संगीता को देती है। आप मेरी चप्पल पहन लीजिए, मैं आपकी पहन लेती हूँ, वरना आप परेशान होती रहेंगी। नहीं बहू, यहाँ आसपास कोई मोची होगा, मैं उससे सिलवा लूंगी अपनी चप्पल। अरे नहीं मौसी जी, आप मेरी चप्पल पहन लीजिए, मैं तो टूटी चप्पल में भी कंफर्टेबल होकर चलूंगी। जो चीज सरला की बहू को करनी चाहिए थी वो चीज संगीता की बहू कर रही थी, जिसे देखकर सरला को काफी खुशी होती है और वो आंखों में आंसू लिए संगीता के पास आती है। संगीता, काश मुझे भी अगले जन्म में ऐसी बहू मिले। तुझे बहू नहीं, बहू के रूप में एक बेटी मिली है। अब क्या करूं सरला, पता नहीं मेरे कौन से अच्छे कर्म थे जो मुझे ऐसी बहू मिली। सरला भी अब बिल्कुल सोनम जैसी बहू पाने की इच्छा करने लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत में तो संध्या जैसी बहू लिखी थी। सरला के साथ साथ अब पड़ोस में रहने वाली नीलम भी जब संगीता और सोनम को एक साथ इतना खुश देखती है तो मैं तो खामखा संगीता बहन के लिए परेशान होती थी कि कहीं उनको भी मेरी बहू जैसी बहू ना मिले, लेकिन देखो ये कितनी ज्यादा खुश है। भगवान करे इन सास बहू के रिश्ते में कभी कोई परेशानी ना आए। अब इसी तरह समय गुजरता रहता है। तो वहीं आज सरला के बेटे सूरज का प्रमोशन होता है, जिससे सरला काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन संध्या फौरन अपनी सास की खुशियों को भंग करना शुरू कर देती है। सुनिए जी, अब तो आपका प्रमोशन हो गया है और अब समय आ गया है कि हम भी अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। तो क्यों ना हम छोटे से घर को छोड़कर मेरे पापा के पास चले। वैसे भी वो अकेले रहते हैं और मेरा इतना बड़ा घर है, वहां पर हम आराम से रह सकते हैं और वहां से आपको ऑफिस भी तो कितना पास है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? और क्या बुराई है इस घर में? तेरे ससुर जी ने इस घर की एक एक ईंट अपने हाथों से लगाई थी और मैं तो उस छोटे से कमरे में रहती हूँ। 2 कमरा है तो सही तुम लोगों के लिए, एक में बच्चे रह लेंगे, और अगर तुम लोग चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? आपको तो बस हमेशा अपनी पड़ी रहती है। सूरज जरा सोचो, अगर हम पापा के घर पर रहेंगे तो हमें कितना फायदा होगा। एक तो आलीशान घर रहने को मिलेगा और ऊपर से क्या पता पापा तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल कर ले, फिर तुम्हें इस तरह की छोटी मोटी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे माँ संध्या कह तो ठीक रही है, और आप फिक्र मत करिए, मैं यहाँ एक नौकरानी लगवा दूंगा जो घर के सारे कामकाज कर लेगी और हर महीने आपको पैसे भी भिजवाता रहूंगा। और संध्या का घर यहाँ से है ही कितनी दूर, आप आती रहना उससे मिलने के लिए। मुझे बेटा पैसे नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी अकेले, तो मैं पागल हो जाऊंगी। बेटा मत जा, मैं तेरी इतनी तनख्वाह में भी खुश हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। आप तो हद करती है माँ, माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर जाते और आप इन्हें थोड़ी दूर जाने नहीं दे रही। अब तुम खुद ही सोच लो सूरज कि तुम्हें अपना फ्यूचर देखना है या इस 3 कमरे वाले छोटे से घर में पूरी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि अब तो मैं यहाँ और नहीं रह सकती। इतना काफी था मेरे लिए सूरज को भड़काना। मेरी प्रॉपर्टी बिजनेस को देख सूरज आराम से मेरे साथ मेरे मायके चलेगा और इस बुढ़िया से मुझे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। संध्या ने जैसा सोचा था सूरज बिल्कुल वैसा ही करता है और हफ्ते भर के अंदर ही सूरज संध्या के साथ उसके मायके जाकर शिफ्ट हो जाता है और बेचारी सरला काफी अकेले पड़ जाती है। और जब इस बारे में संगीता को पता चलता है तो तू परेशान मत हो, मैं कल आऊंगी तुझसे मिलने के लिए। मैं बात करूंगी सूरज से, तू देखना वो मेरी बात जरूर मान जाएगा। अगर उसे माननी होती तो कब का मान जाता। अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, पता नहीं बाकी का बचा जीवन में अकेले कैसे गुजारूंगी।
संगीता से बिल्कुल भी अपनी बहन का दुख देखा नहीं जा रहा था, लेकिन वो भी क्या ही करती। इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं और आज संजय को भी उसके ऑफिस से एक बड़ा प्रमोशन मिलता है। अरे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा, लेकिन पापा बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे काम के लिए दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं महीने में 1 से 2 बार आपसे आकर मिलता रहूंगा और सोनम भी आपको डेली कॉल कर लिया करेगी। अगर तू और बहू दूसरे शहर चले जाएंगे तो हम तो यहाँ अकेले रह जाएंगे, हमारी तो कोई और औलाद भी नहीं है। अरे लेकिन पापा मैं प्रमोशन को भी तो नहीं छोड़ सकता ना, अब ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अब क्या फायदा कि मैं इस प्रमोशन को ही ना लूं, फिर तो मेरी पढ़ाई, मेरी मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। संजय की बात सुनकर संगीता काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे सरला की याद आने लगती है। तो वहीं जब सोनम को इस बारे में पता चलता है तो मैं आपके प्रमोशन से काफी ज्यादा खुश हूँ और भगवान करे आपको हमेशा सक्सेस मिलती रहे, लेकिन इस तरह माँ जी और पापा जी को छोड़कर जाना भी तो सही नहीं है। आप वहाँ अकेले नहीं रह पाएंगे और मैं माँ जी पापा जी को छोड़ नहीं सकती। तो फिर मेरे प्रमोशन का क्या? इससे मेरी सैलरी डबल हो जाएगी और फिर तुम्हारी जितनी भी ख्वाहिशें होंगी ना, मैं सब पूरी कर दूंगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं तो बस अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। आप इस वक्त मेरा नहीं बल्कि माँ जी और पापा जी का सोचे। वो अकेले रह जाएंगे और भगवान ना करे पीठ पीछे कोई मुसीबत आ पड़ी तो फिर क्या करेंगे? सोनम के बार बार समझाने पर संजय उसकी बात को समझ जाता है। तो वहीं उनके कमरे के बाहर खड़ी संगीता उनकी सारी बातें सुन रही होती है। मैंने सच में हर कदम पर अपनी बहू को कितना गलत माना था, लेकिन मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। हे भगवान, अगर अगला जन्म होता है तो मुझे हर जन्म में ऐसी ही बहू देना, और मुझे ही क्यों, काश हर किसी को ऐसी ही बहू मिले। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। संगीता के पड़ोस में रहने वाली नीलम अब अपनी बहू से काफी परेशान हो चुकी थी। उसका बेटा भी सिर्फ उसकी बहू के कहने पर ही चलता था, इसलिए अब वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन जाने की तैयारी कर लेती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं जब वृंदावन आऊंगी ना तो तुमसे जरूर मिलूंगी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। कम से कम अब जीवन के आखिरी कुछ पल तो मैं सुकून से गुजारूं। नीलम अब वृंदावन के लिए चली जाती है। तो वहीं नीलम से मिल संगीता घर आती है और हॉल में बैठकर माला जप रही होती है कि तभी वो देखती है कि सोनम उसकी बहन सरला के साथ आई है और उसके हाथ में कपड़ों का एक बैग भी है, जिसे देखकर संगीता, सरला तुम? मैं मौसी जी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ लेकर आ गई हूँ। आपको उनकी कितनी फिक्र होती थी और मौसी जी का इस उम्र में भी अकेले रहना सही नहीं था, इसीलिए अब से मौसी जी यहीं रहेंगी। मैंने सोनम बहू को काफी समझा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। काश भगवान भी मुझे भी ऐसी ही बहू देता। संगीता तो सच में काफी किस्मत वाली है। संगीता अपनी बहन के साथ रहने लगती है। तो वहीं सोनम बिल्कुल अपनी सास की तरह सरला का भी ध्यान रखती है। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो वहीं अब सूरज और संध्या की आए दिन लड़ाई होने लगी थी। मैं तो जाऊंगी पार्टी में, समझे? तुम होते कौन हो मुझे तुम रोकने वाले? माँ तुम्हारे बारे में सही कह दी थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी माँ को छोड़ा और यहाँ आ गया, और तुम हो कि मैं वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भी वहीं आना होगा। सूरज अब संध्या का मायका छोड़कर वापस अपने घर आता है। आसपास के लोगों से उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसकी मौसी के घर पर है, जिसे सुनकर सूरज आंखों में आंसू लिए अब अपनी मौसी के घर पर आता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। मैं जानती थी कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा बेटा। मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया था। देखा भैया, एक माँ का दिल कितना नर्म होता है। अपने बच्चों की कितनी बड़ी से बड़ी गलती पर भी वो उन्हें कितनी आसानी से माफ कर देती है। और जब तो जैसी बहू हो ना, वहाँ तो कोई एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकता। संगीता की बात सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और अब सूरज अपनी माँ को लेकर वापस घर चला जाता है। तो वहीं अब मजबूरन संध्या को भी सूरज के पास वापस आना पड़ता है और अब सूरज अपनी माँ के कहने पर चलता है, जिससे सरला के हाथ संध्या की लगाम आ जाती है और वो अपनी बहू को कंट्रोल में रखती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब संगीता भी अपनी बहू के साथ हंसी खुशी रहती है।